स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एएस ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मिसयूज़ ऑफ मेडिसिन्स। ठीक है, मींस मेडिसिन दैट इज़ दवाइयों का दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल कैसे और क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। समटाइम्स सम पीपल टेक द मेडिसिन्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। बहुत बार अपने घर में देखा रहेगा कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, खुद से डॉक्टर बनने लगते हैं। मीन्स अगर कोई तबीयत ख़राब हुई तो ये कर लो वो कर लो, बिना डॉक्टर को दिखाए अपने अपने सजेशंस देने लगते हैं। अब क्या होता है, देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि वो ठीक भी हो सकता है पर्सन, और वो और भी ज़्यादा बीमार भी पड़ सकता है। लेकिन आपको पता होगा डॉक्टर बना ही इसके लिए है ताकि वो हमारी तबीयत को ठीक कर सके। इसका मतलब है लोगों को अपने आप में डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका कोई गलत रिएक्शंस भी बॉडी के ऊपर हो सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, ओवरडोज ऑफ मेडिसिन्स में अफेक्ट द बॉडी। अब देखो फॉर एग्जांपल के लिए एक पर्सन है, तो उसको डॉक्टर ने बोला करके कि ये बुखार की दवाई है, इसको सुबह शाम करके एक एक गोली तीनों टाइम लेना। तो अपना दिमाग चलाने लगा, उसने सोचा करके अगर मैं एक एक गोली तीनों टाइम खाऊंगा तो ठीक होऊंगा। एक काम करता हूँ ना, तीनों गोली एक ही टाइम खा लेता हूँ। तो तीनों गोली उसने क्या किया, एक ही टाइम खा लिया। अब तीनों गोली एक ही टाइम खाना तो डॉक्टर ने नहीं बोला था, उसने बोला था एक टाइम पर एक ही गोली खाना और 3 टाइम पर 3 गोली खाना। लेकिन खुद डॉक्टर बनने की वजह से उसने क्या कि तीनों गोली खा ली, और ओवरडोज, दवाई के ओवरडोज होने की वजह से उसकी तबीयत और बिगड़ गई। तो यहाँ पर देखो ओवरडोज हमेशा नुकसानदायक होता है। जैसे ओवरडोज ऑफ पेन किलर में डैमेज नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लीवर। ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स में लीड टू नॉसिया, स्टमक एक, डाइसेंट्री, रैश, वाइट पैचेस ऑन टंग। तो अगर पेन किलर मतलब सर दर्द की दवाई अगर मैं बहुत ज़्यादा खा लूँ तो मेरा नर्वस सिस्टम, मेरी सोचने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो सकती है। मेरा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है मतलब वेस्ट रिमूवल, जैसे यूरिन टॉयलेट वॉयलेट जाने का जो मेरा सिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है, किडनी में स्टोन हो सकता है। अगर मैंने एंटीबायोटिक्स ज़्यादा खा लिए तो मुझे पेट में दर्द हो सकता है, या मेरे बॉडी पे रैशेस आ सकते हैं, वाइट कलर के पैचेस आ सकते हैं। तो ये तरह के अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये कुछ डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, कुछ अपनों को दिया हुआ है ओवरडोज के वजह से कुछ डैमेजेस, लेकिन हमारे बॉडी में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं बच्चों। ओके, अब चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। पुअर पीपल डू नॉट अफोर्ड द कॉस्टली मेडिसिन्स, इज़ देयर एनी ऑल्टरनेटिव फॉर दिस, विच वन। तो देखो क्या होता है, कोई कोई दवाई होती है, जैसे कोई बड़ी बीमारी है तो उसकी पर्टिकुलर कोई दवाई है, तो अब सारे लोग तो उसके एक्सपेंस को बेयर नहीं कर सकते ना। मतलब दवाई इतनी महंगी होती है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई दवाई 10,000 की है तो सबकी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो 10,000 की दवाई खरीद के खा सके, क्योंकि किसी किसी की तो सैलरी ही उतनी होती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कंसेप्ट निकाला जिसको कहते हैं जेनेरिक मेडिसिन्स। क्या कहते हैं बच्चों, जेनेरिक मेडिसिन्स। चलो आओ देखते हैं ये जेनेरिक मेडिसिन्स क्या होते हैं। जेनेरिक मेडिसिन्स आर ऑल्सो नोन एज जनरल मेडिसिन्स। तो जेनेरिक मेडिसिन्स को जनरल मेडिसिन्स भी कहते हैं। तो आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिया मैच द कॉलम में, एक तरफ जनरल मेडिसिन लिखा होगा, एक तरफ जेनरिक मेडिसिन लिखा होगा, तो आपको मैच द कॉलम में उसको मैच करना रहेगा। सो स्टूडेंट देखो, दीज आर मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी पेटेंट। अब ये पेटेंट क्या है, जैसे आप एज अ स्टूडेंट समझ लो, आपने कोई डिस्कवरी की, आपने कोई खोज कर ली कोई मेडिसिन की, ऐसी मेडिसिन की खोज, ऐसा फॉर्मूला जो इससे पहले किसी ने नहीं फाइंड आउट किया था, तो आप क्या करते हो, उसका पेटेंट ले लेते हो। पेटेंट लेने का बेनिफिट क्या है कि अगर कोई भी पर्सन आपके जैसा मेडिसिन बनाएगा या कॉपी करने की कोशिश करेगा तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, या फिर वो आपको कुछ पैसा देगा कि भाई मैं आपका फॉर्मूला कॉपी करना चाहता हूँ या फिर आपके प्रोडक्ट जैसा बनाना चाहता हूँ, तो आप मेरे को परमिशन दोगे क्या, उसके बदले में आप उससे रॉयल्टी ले सकते हो। लेकिन जेनरिक मेडिसिन में ऐसे नहीं होते हैं, इसके कोई पेटेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, दीज मेडिसिन आर एट पार इन क्वालिटी विद ब्रांड मेडिसिन। Production cost of these medicines is very low due to fewer expenses on research as their formula is readily available। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इसको बनाने के लिए जो खर्चा होता है ना वो काफ़ी कम होता है। क्यों खर्चा कम होता है, कैसे खर्चा कम होता है, तो देखो
खर्चा बढ़ता कब है मालूम है? जब साइंटिस्ट को रिसर्च करना पड़ता है, कोई नई दवाई की खोज करनी पड़ती है। जैसे कोरोना की दवाई की खोज चल रही है, उसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, कर रही है, पूरी दुनिया कर रही है। तो जब इसकी दवाई निकलेगी ना तो वो बहुत महंगी होगी, और अगर सस्ती भी होगी तो वैसे भी खरीदने के लिए काफ़ी लोग हैं, तो वो कॉस्ट उनको बेयर हो जाएगा। लेकिन जेनरिक मेडिसिन के केस में क्या होता है, वो लोग रिसर्च नहीं करते, वो लोग कुछ नया नहीं ढूंढते। उनको मालूम है कि सर दर्द की दवाई पेन किलर होनी चाहिए, या फिर बुखार की दवाई इट हैज़ टू बी समथिंग एनाल्जेसिक। तो इस तरीके से वो लोग कॉमन जो फार्मूलाज वाले होते हैं, जिसके ऊपर रिसर्च ना करना पड़े, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े डॉक्टर्स को या साइंटिस्ट को, वैसे फार्मूला वाली दवाई लेते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, मार्केट में बेचना शुरू कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे गूगल पे जा सकते हो और गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। देखो, यू कैन ईजिली ऑब्टेन द जेनरिक मेडिसिन यूजिंग मोबाइल ऐप्स लाइक हेल्थ कार्ड एंड जन समाधान। डाउनलोड दोज ऐप्स ऑन मोबाइल एंड यूज इट इफ़ नेसेसरी। तो ये कुछ मोबाइल एप्लीकेशन है, जन समाधान, हेल्थ कार्ड, और इन एप्लीकेशन को यूज़ करके आप काफ़ी सारी घरेलू नुस्खे यूज़ कर सकते हो। यू कैन सर्च लाइफस्टाइल एंड डिजीज़। तो हमारी लाइफस्टाइल कैसी है आज, और उसके वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है, चलो देखते हैं बच्चों। सो लाइफस्टाइल इंक्लूड्स द डेली रूटीन एंड द टाइप ऑफ फूड। तो लाइफस्टाइल मतलब क्या कि मैं सुबह उठा, ब्रश किया मैंने, तो मैंने तुरंत क्या खाया, मैं बाहर घूमने के लिए गया तो मैंने क्या खाया। तो हम देखते हैं आजकल जो लोगों की हैबिट है ना, वो बहुत ही उल्टी हो गई है, मतलब बहुत ही डिफरेंट हो गई है। लेट रात को सोना, लेट सुबह उठना, और फिर उसके बाद फिज़िकल एक्सरसाइज करना नहीं करना, ऐसा चल रहा है आजकल। नाउअडेज हैबिट्स लाइक स्टेइंग इन बेड टिल लेट मॉर्निंग एंड गोइंग टू बेड लेट इन नाइट, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन मील टाइमिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, कंजप्शन ऑफ जंक फूड। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ये लोग कि आजकल लोगों में क्या हो गया है करके, उनकी आदतें बहुत ख़राब हो गई है, उनकी आदतें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। क्या आदतें ख़राब हो गई है? तो बोल रहे करके कि बहुत ज़्यादा देर तक, सुबह में बहुत ज़्यादा देर तक बिस्तर पे सोते रहना, और उसी तरीके से रात को बहुत लेट जाके सोना। फिर क्या बोल रहा है करके कि कोई भी सही टाइम पर खाना नहीं खाना, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन मील टाइमिंग। कभी रात को 9 बजे खाना खा लिया, कभी 10 बजे खाना खा रहे हो, कभी 11 बजे खा रहे हो, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। रोज़ फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग मॉर्निंग में या इवनिंग में, आफ्टरनून में, कोई भी टाइम पर। कंजप्शन ऑफ जंक फूड, वड़ा पाव, समोसा पाव, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब का कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। मैगी, पास्ता, ये सब का कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये सब कंजप्शंस नहीं होने चाहिए वैसे देखा जाए तो। और इस तरीके से बहुत सारी गलत हैबिट्स है जो हम क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं डे बाय डे। मोबाइल गेम्स खेलना दिन भर, आंखों के ऊपर प्रेशर लेना, तो ये सब क्या हो रहा है, दिन पर दिन ये कम नहीं हो रहा है, लोगों में ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे ही इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बिकमिंग सिक इज़ टू बी लोअर्ड, अगर हमको ऐसे लोगों को, मतलब जो बीमार पड़ रहे हैं, कंटिन्यूसली बीमार पड़ रहे हैं, इनकी गिनती कम करनी है। मतलब समझ लो रोज़ 100 लोग बीमार पड़ रहे हैं तो हमको उसको 80 तक लेकर आएंगे, फिर 60 तक लेकर आएंगे। लेकिन कैसे कम किया जाए, इसको कम करने का एक ही तरीका है कि जो इंसान है, जो लोग हैं, वो सही लाइफस्टाइल को फॉलो करें। पीपल शुड फॉलो राइट लाइफस्टाइल। अब राइट लाइफस्टाइल क्या है, तो राइट लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि लोग जो है ना वो सफिशिएंट स्लीप, मतलब वो जितना उनको सोना चाहिए, उनके शरीर को, बॉडी को जितना चाहिए, हेल्दी बॉडी को, उतना वो अगर सोए तो सही खाना खाए, योगा करें, प्राणायाम करें, और थोड़े से फिज़िकल एक्सरसाइज करें। फिज़िकल एक्सरसाइज शुड बी ऑल्सो एज़ पर वंस ओन कैपेसिटी। अब फिज़िकल एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं करके कि दिन भर ऐसा डंबल ले रहे, डंबल उठा के एकदम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर हमको लग रहा है करके कि हमको योगा से सेटिस्फैक्शन है तो फिज़िकल एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा भी ना करें, जितना आपका बॉडी आपको कैपेसिटी दे रहा है करने के लिए उतना ही करें। प्राणायाम एंड योगा शुड बी परफॉर्म अंडर द एक्सपर्ट सुपरविजन। अब ये देखो, ये जो प्राणायाम एंड योगा होते हैं ना, अगर सही से करो तो आपके बॉडी में अच्छे चेंजेस दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें अगर थोड़े से भी गलत हो गए तो कोई नस के ब्लॉकेज होने की वजह से प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। सो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो, प्राणायाम कैसे किया जाता है, योगासन कैसे किया जाता है, और उसको फिर आप फॉलो कर सकते हो।
ओके, लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन अपने आप में आपको मालूम है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम पर, क्योंकि पूरी दुनिया वैक्सीनेशन के पीछे लगी है। कोरोना का वैक्सीनेशन चाहिए सबको। एक बार ये वैक्सीन आ गया कोरोना का, समझ लो वैक्सीन वो चीज़ होती है जिसके बॉडी में अगर एक बार एंटर कर जाए ना तो उसको वो बीमारी नहीं होगी जिसके लिए वैक्सीन बनाया गया है। जैसे एक समय था हमारे कंट्री में, क्या पूरे वर्ल्ड में, पोलियो से बहुत लोग मरते थे। तो इंसानों ने क्या किया, उसके ऊपर रिसर्च किया और पोलियो की वैक्सीन निकाल दी। तो आज के टाइम पर पूरे वर्ल्ड में पोलियो के लगभग ना के बराबर केसेस होते हैं। इसके लिए अब देखते रहोगे अमिताभ बच्चन जी ऐड करते हैं 2 बूंद ज़िंदगी के। तो 2 बूंद क्या है, मतलब एक बच्चे ने अगर बचपन में ही पोलियो की खुराक ले ली तो उसको पोलियो की बीमारी नहीं होगी। सो वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिजीज़। तो वैक्सीनेशन जो है वो ऐसी बीमारियों को हमारे बॉडी से दूर करता है जिससे हमको क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं या इन्फेक्शन क्रिएट करने वाली बीमारी। कलेक्ट द वैक्सीनेशन शेड्यूल चार्ट फ्रॉम नियर बाई क्लिनिक एंड स्टडी इट। तो आप कहीं पर भी, मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिस होगा या फिर आप इंटरनेट पे जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए वैक्सीनेशन चार्ट, ठीक है, वैक्सीनेशन शेड्यूल चार्ट। तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा वैक्सीनेशन कितनी उम्र में लिया जाता है, कौन सा वैक्सीनेशन कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए बनाई गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। तो गवर्नमेंट ने ये एक तरीके का योजना शुरू किया था 1 जुलाई 2015 में। क्या है, इन दिस स्कीम बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन्स आर मेड अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस टू द सिटीजन्स। जन औषधि स्टोर्स आर लॉन्च्ड फॉर दिस पर्पसेस। तो 1 जुलाई 2015 में गवर्नमेंट ने एक स्कीम चालू किया था जिसमें अफोर्डेबल प्राइसेस में मेडिसिन्स को ख़रीदा जा सकता है, ठीक है, और इसके लिए बहुत सारे जन औषधि स्टोर्स को ओपन किया गया। इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट द जेनरिक मेडिसिन्स ऑन लार्ज स्केल, हावेवर दोज मेडिसिन्स आर सोल्ड अंडर ब्रांड नेम विद हाई प्राइसेस इन इंडिया। तो क्या होता है करके, इंडिया जो है ना, इंडियन की जो बहुत सारी कंपनीज़ है वो बहुत सारी मेडिसिन्स, जेनरिक मेडिसिन्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में दूसरे देशों को जाकर बेचती है, लेकिन वही ये मेडिसिन्स हमारे ही कंट्री में किसी ब्रांड नेम से हमको महंगे दामों में बेचा जाता है। इन अमेरिका 80% ऑफ मेडिसिन यूज्ड आर जेनरिक। तो देखो अमेरिका जैसे देश में 80% मेडिसिन जेनरिक होती है, मतलब सस्ती दवाइयाँ होती है। ड्यू टू दिस हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ मनी इज सेव्ड देयर, और जिसकी वजह से देखो बहुत ही ज़्यादा पैसा जो है वहाँ पर बचता है। लोग जो है कम खर्च करते हैं मेडिसिन के ऊपर, तो डेफिनेटली बहुत सारा पैसा उनका बचता है। देखो हमारे यहाँ पर बहुत सारे वर्ल्ड हेल्थ अवेयरनेस डेज़ होते हैं, कौन कौन से, एक 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। दूसरा देखो 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। 29 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे एंड 14 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। तो ऐसे ही काफ़ी सारे डेज़ हैं। हेल्थ अवेयरनेस डे है, 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन नाउ। ये ब्लड डोनेशन क्या चीज़ है। सो ब्लड डोनेशन, 1 यूनिट ब्लड डोनेटेड बाय अ पर्सन कैन फुलफिल द नीड ऑफ 3 पर्सन एट अ टाइम। तो समझ लो करके कि एक इंसान ने उसने क्या दिया, ब्लड दिया। क्या दिया उसने, ब्लड दिया। उसके ब्लड से आपको मालूम है 3 इंसानों की जानें बचाई जा सकती है, 3 इंसानों की जानें बचाई जा सकती है। तो एक जन के डोनेशन से 3 जन का समझ लो करके काम हो जाता है, उनकी जान बच जाती है। कल को ये जब डोनेट करेगा तो इसकी वजह से 3 लोग बचेंगे, इसकी वजह से 3 लोग बचेंगे। तो आप ये चेंज समझ सकते हो कि अगर हर पर्सन ने इस तरीके से सोचना शुरू कर दिया, इवन 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ने अगर एक भी टाइम ब्लड डोनेट किया तो समझ लीजिए करके हमारे पास इतना ब्लड होगा हमारे ब्लड बैंक में कि सबको फ्री ऑफ कॉस्ट में ब्लड मिल सकता है। ओके स्टूडेंट, सो ये चैप्टर में इतना ही था। इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है आप वो सॉल्व कीजिए, इसके सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, ठीक है।
कमेंट में मुझे बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।